नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर एस.के. शर्मा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट में। देखिए, आज की क्लास में जो हम स्कूल लेक्चरशिप एग्ज़ाम जो है उसके सिलेबस के बारे में, उसके स्ट्रेटजी के बारे में, उसकी बुक्स के बारे में और उसके कोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन सब को डिस्कस करने से पहले मैं आपको 1 मिनट में मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर एस.के. शर्मा है और ये जो 2020 जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है उसमें मेरा पूरे राजस्थान में 6th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। दूसरी बात, इससे पहले मैं इस सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। उससे पहले मैंने स्कूल लेक्चरशिप एग्ज़ाम खुद ने क्वालिफाई की अच्छी रैंक के साथ। इसके अलावा मेरा इंग्लिश में नेट है, सेट है, पीएचडी है और एमफिल है। इसके अलावा जो है यूपी पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी की एग्ज़ाम्स, इसके अलावा हरियाणा पीजीटी की एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। और इन सारी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के अलावा मेरे को ऑफलाइन टीचिंग का 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन में ज़रूर अभी केवल 6 महीने का एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑफलाइन टीचिंग में 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और ये सारी एक्सपीरियंस, सारी जो एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, जो मेरा 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि जो स्कूल लेक्चरशिप एग्ज़ाम है आपकी, उसका क्या ट्रेंड रहता है, क्या उसका सिलेबस है, कौन कौन सी ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज उसके यूज़ करने चाहिए और किस तरीके से 2012 से लेकर अब तक यानी 22 तक जो एग्ज़ाम हुई हैं स्कूल लेक्चरशिप की, उनकी किस किस सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस को कहाँ से उठाया गया है और किस तरीके से सारे के सारे ट्रेंड जो है चेंज हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मोटा मोटा डिस्कस करता हूँ सिलेबस का। उसके बाद उस सिलेबस से रिलेटेड मैं आपको बुक्स समझाऊंगा और उसके बाद किस तरीके से ये सारा ट्रेंड जो है चेंज होता गया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछने का नेचर किस तरीके का रहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। आप इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद आपका स्कूल लेक्चरशिप एग्जाम से रिलेटेड मेरा मानना है कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सी बुक पढ़नी है, किन किन चीज़ों को फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है और आपको मुझसे क्या हेल्प मिल सकती है। फाइन, तो देखिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले जो है सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपका जो सिलेबस है, आपका जो एग्जाम होगा उसके 2 पेपर होंगे, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। ओके, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है मेरे को 6 महीने हुए हैं। अभी मेरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का बैच चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का कोर्स करा रहा हूं। ये जो स्कूल लेक्चरशिप जो है ये उसका 2nd बैच है। ओके, इससे पहले अभी मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का बैच चल रहा है ऑनलाइन में। देखिए, यदि हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको एग्जाम में 2 पेपर मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है उसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे और पेपर 2 में जो है आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर 1 जो है वो जीके का पेपर है। अब 75 क्वेश्चन जो है उनके मार्क्स हो गए 150, यहां पर 300, टोटल मिलाकर 450 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो है आपका किस तरीके से होगा, पेपर 1 75 क्वेश्चन, पेपर 2 150 क्वेश्चन। पेपर जो 1 है उसमें मार्क्स होंगे 150, यानी हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। और 2nd पेपर जो है पेपर 1 और पेपर 2, ये पेपर 1 हो गया और ये पेपर 2 हो गया। इसमें जो है 150 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के और ये टोटल 450 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर है। 1st पेपर जो है वो आपके जीके का होता है और 2nd पेपर जो है आपका जो भी सब्जेक्ट आप लेते हो उसका है। जैसे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो 2nd पेपर आपका इंग्लिश का होगा। इसमें जनरली ऐसा होता है कि 120 क्वेश्चन तो इंग्लिश के आते हैं और 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं। अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा 2022 में साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन ही आए, है ना। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब हो गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 2nd पेपर जो है इसका हम डिस्कस करेंगे। फाइन, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं। देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में ये जो सेक्शन है जिसको आप बोलते हो सेकेंडरी लेवल। ओके, तो आपका ये जो पेपर है, आपका जो 2nd पेपर है, इसको किस तरीके से बांटा गया है। देखो, एक सेक्शन आएगा आपका सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल। एक आपका ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और 3rd नंबर पे जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल।
पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। देखो आपके जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसमें से आपको 55 क्वेश्चन आते हैं जनरली। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल है उस पर भी आपको 55 क्वेश्चन आते हैं, ओके। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है इस पे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 120 जनरली इसी तरीके से आते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है जगह जगह डिस्टर्ब भी हो जाता है, ध्यान रखना। ये जो स्ट्रक्चर है डिस्टर्ब भी हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है इसमें 55 आ जाएं, 55 की जगह इसमें से 50 आ जाएं, इसमें से 50 आ जाएं और इसमें से फिर जो है 10 की जगह ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। तो वैसे जो है आपको जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सीनियर सेकेंडरी लेवल 55, ग्रेजुएशन लेवल 55 क्वेश्चन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के 10 क्वेश्चन। फाइन। आपका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसमें ग्रामेटिकल सेक्शन है, ग्रामर का सेक्शन है, ओके। और उस ग्रामर के सेक्शन के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखिए आपके जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन में आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, affirmative, negatives and interrogatives, simple to compound, complex and auxiliaries, oblique models और उसके बाद prepositions। ये आपका जो है ग्रामर के टॉपिक हैं। अब इन ग्रामर के टॉपिक के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किस बुक में से क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए वो आप देखिए। मैं आपको यहाँ बुक्स के नाम बताता हूँ। देखो नंबर 1 ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। एक तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए और इसके राइटर हैं टॉमसन एंड मार्टिनेट। सेकंड जो बुक है जो आपके पास होनी चाहिए वो है गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज इन इंग्लिश और इस बुक के जो राइटर हैं वो है A.S. हॉर्नबी। थर्ड जो बुक आपके पास होनी चाहिए वो है ए रिमीडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स और इसके जो राइटर हैं वो हैं F.T. वुड। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आपको बुक होनी चाहिए आपके पास वो है एन इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रैक्टिस बुक और इसके राइटर जो हैं वो है एस पिट कॉर्डर। और फिफ्थ नंबर पर जो आपके पास बुक होनी चाहिए वो है हाई स्कूल ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन। देखिए आपके पास ये 5 बुक होनी चाहिए और इन 5 बुक से आपके सिलेबस का सलूशन हो जाता है। लेकिन 5 बुक्स में आपको पढ़ना क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं टॉमसन एंड मार्टिनेट जो है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। सेकंड जो आपके पास होनी चाहिए गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज इन इंग्लिश बाय A.S. हॉर्नबी। A.S. हॉर्नबी की आप जानते हो डिक्शनरी आती है। उसके बाद नेक्स्ट बुक होनी चाहिए आपके पास रिमीडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स F.T. वुड। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए एन इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रैक्टिस बुक बाय एस पिट कॉर्डर। उसके बाद आपके पास बुक होनी चाहिए हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश लिख लेना यहाँ पे, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन। फाइन। देखिए अब हम एक एक टॉपिक को देखते हैं। हमारा टॉपिक है आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, ओके। आर्टिकल और डिटर्मिनर्स इस टॉपिक के लिए आपको जो है टॉमसन मार्टिनेट वाली बुक पढ़नी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है टेंसेस। टेंस के लिए आपको एक प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर टॉमसन मार्टिनेट पढ़नी चाहिए और सेकंड बुक जो है आपको गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज इन इंग्लिश पढ़नी चाहिए। दोनों में से आपको पढ़ना चाहिए, आपके टेंसेस क्लियर होंगे। कौन से टेंसेस के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, एक तो प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जो है टॉमसन मार्टिनेट की वो बुक पढ़नी चाहिए। देखिए ये जो प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जो टॉमसन मार्टिनेट की है इसके साथ 2 प्रैक्टिस सेट और आते हैं
और उसके बाद 2 और स्ट्रक्चरल ड्रिल्स आते हैं, इस तरीके से 4 प्रैक्टिस सेट आते हैं। तो आप उन 2 को नहीं लिखें तो शुरू के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको 2 प्रैक्टिस सेट्स को लें और उनमें से उसकी एक्सरसाइज करें, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में, और चीज़ें नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो आपके सिलेबस में। जैसे आपने ये बुक ली, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स पढ़े, इसमें टेंसेस का टॉपिक आप प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर में से पढ़ें और गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज इन इंग्लिश में से पढ़ें। उसके बाद आपके जो टॉपिक हैं ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये टॉपिक भी आप जो है थॉमसन मार्टिनेट में से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट जो 2 टॉपिक हैं वो हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल टू कॉम्पाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ये जो 2 टॉपिक हैं ये आपको पढ़ने चाहिए रैन एंड मार्टिन में से। ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन करके बुक आती है, इसके साथ इसकी की भी आती है। आप दोनों यूज़ कर लें, बुक में से पढ़ें और की में से जब एक्सरसाइज करें तो आप देख लें कि भाई हमारा जो है ये चीज़ें सही है या गलत है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में चीज़ें आ जाएंगी। फाइन। उसके बाद आपकी जो ऑक्सिलरीज हैं या मॉडल्स हैं, ये ऑक्सिलरीज और मॉडल्स ये भी आप किस में से पढ़ सकते हैं, ये थॉमसन मार्टिनेट में से भी पढ़ सकते हैं और गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज इन इंग्लिश में से भी पढ़ सकते हैं। फाइन। इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के लिए आप एफ.टी. वुड में से पढ़ें। किस में से पढ़ें? एफ.टी. वुड में से, ए रिमीडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, ये किस में से पढ़ें? एफ.टी. वुड में से। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रैक्टिस बुक एस्पिट कॉर्डर है, ये प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है। आपको प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है तो इसी में से करें, आपको डिटर्मिनर्स की प्रैक्टिस करनी है तो इसमें से करें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के आप इंडियन टॉपिक्स को पढ़कर इसमें से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, आपको इसमें क्या बताएगा, किस तरीके से बताया हुआ है कि किसी भी चीज़ के बारे में केवल 1-2 लाइन दे दी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, फिर 1-2 लाइन दे दी, फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। तो आपको जो है ग्रामर के सेक्शन के लिए ये बुक्स पढ़नी चाहिए। फाइन। और मैं आपको बता देता हूँ इन बुक्स के बारे में, देखिए, जिससे कि आप, ये मैंने खुद ने पढ़ी है, इनके अलावा बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन ये जो बुक्स मुझे लगता है स्कूल लेक्चरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखिए, ये जो है आपकी रिमीडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स की बुक है। ये पहले इस तरीके से आती थी, आजकल ये ट्रिनिटी में पब्लिश होने लग गई है ना। ठीक है, तो ये पहले इस तरीके से आती थी, अब ये जो है पहले मैकमिलन में पब्लिश होती थी बहुत पहले, अब ये जो है ट्रिनिटी से पब्लिश होने लग गई। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो आपकी, मैंने आपको बताया एस्पिट कॉर्डर, ये एक्सरसाइज की। देखो इसमें आपको एक रूल दे रखा है, एक रूल दे दिया बस, थोड़ा सा 2 लाइन दे दी, और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के पर्पज से ऑथेंटिक एक्सरसाइज है। ठीक है ना, कहीं भी आप बिल्कुल एरर फ्री है ना। तो ये देखो इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रैक्टिस बुक एस्पिट कॉर्डर। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया थॉमसन मार्टिनेट। तो देखिए थॉमसन मार्टिनेट में आपको ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर थॉमसन मार्टिनेट, और इसके बाद मैंने आपको बताया इसकी ये 2 एक्सरसाइज बुक हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2, और ये जो स्ट्रक्चर ड्रिल से आप पढ़े तो भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। कम से कम ये 2 बुक जो हैं इसके साथ आपके पास होनी चाहिए। और इसमें देखो आपको ऐसा नहीं सोचना कि हमें इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, आपको तो अपनी जो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में वही पढ़ने। इसके बाद ये जो A.S. हॉर्नबी की गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज इन इंग्लिश जो बुक है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि टेंस पढ़ सकते हो आप, मॉडल्स पढ़ सकते हो, ठीक है ना, के लिए बहुत अच्छी है। तो आप जो है इसमें से टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो ट्रांसफॉर्मेशन के 2 टॉपिक हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल टू कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो आप जो है इसमें से पढ़ सकते हो। ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है ना, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन, तो ये आप इसमें से पढ़ सकते हैं। फाइन। तो मैंने खुद ने इन बुक्स को कंसल्ट किया है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये बुक्स आपके लिए यूजफुल रहेंगी इस सिलेबस के लिए। फाइन। अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम देखें, देखो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट है वो भी देखिए आप, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स। ओके, अब देखिए फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स आपको किस तरीके से पढ़ने हैं। आप देखिए फ्रेजल वर्ब और इडियम के लिए, फ्रेजल वर्ब का एक तरीका यह है कि आपकी जो थॉमसन मार्टिनेट बुक है उसके पीछे, थॉमसन मार्टिनेट बुक के जस्ट पीछे आपको फ्रेजल वर्ब की लिस्ट दे रखी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है, उन फ्रेजल वर्ब्स को आप पढ़िए। इसके अलावा जो और ज़्यादा बेटर तरीका है वो आप, जैसे आपने देखा कि स्कूल लेक्चरशिप में फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो आप लास्ट ईयर की लास्ट जो 7-8 पेपर हुए उनकी फ्रेजल वर्ब्स पढ़ लीजिए, 2nd ग्रेड की पढ़ लीजिए, 3rd ग्रेड वाली पढ़ लीजिए, और राजस्थान में जो भी एग्जाम्स हुई हैं और जो भी एग्जाम्स हुई हैं उन सब में आप जो है क्या करें, उनको पढ़ें। ठीक है, उनको पढ़ने से क्या होगा, आपके फेमिलियर हो जाओगे इन फ्रेजल वर्ब से, कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स हैं। इसी तरीके से इडियम्स में भी आप ऐसा ही करें कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आई हुई इडियम्स हैं,
राजस्थान में जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उनकी, और या फिर अन्य पीएससी जो है उसमें जो एग्जाम हुई हैं उनकी फ्रेजल वर्ब्स को आप क्या करें, कलेक्ट कर लें और उनको लर्न करें, और उसी तरीके से इडियम्स के बारे में करें। दूसरी बात, देखो फ्रेजल वर्ब से याद करोगे आप तो फ्रेजल वर्ब का आपके साथ एक प्रॉब्लम रहेगी कि आप उनको बार बार में भूल जाओगे। आप बहुत सारी मेहनत करोगे, फिर आपको पता लगेगा कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। तो फ्रेजल वर्ब याद करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप फ्रेजल वर्ब को उसके सेंटेंस के थ्रू याद कर लो, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, और सेंटेंस ऐसा स्ट्राइकिंग होना चाहिए कि जिसके सेंटेंस के साथ ही आपको पता लग जाए कि फ्रेजल वर्ब का मतलब ये होगा। देखो सेंटेंस याद करने में और फ्रेजल वर्ब याद करने में बाय एंड लार्ज बराबर सा टाइम लगेगा, लेकिन फ्रेजल वर्ब आप केवल बिना कॉन्टेक्स्ट की याद करोगे तो थोड़े दिन में भूल जाओगे, लेकिन आप यदि सेंटेंस के थ्रू याद करोगे तो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहेगी और दोबारा याद करने में फटाफट याद आ जाएगी। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं आपसे कोई भी फ्रेजल वर्ब ले लो, जैसे मैंने कहा COME, कम बाई। अब कम बाई का मतलब होता है ऑब्टेन, और या कह सकते हो MANAGE, मैनेज टू गेट समथिंग। जैसे मैंने कहा कि ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। कम बाई का मतलब होता है ऑब्टेन, कोई प्राप्त करना, या किसी चीज को जो है बड़े प्रयासों से आप हासिल कर लो, प्राप्त कर लो, ठीक है ना, वो होता है कम बाई। अब देखो कम बाई आप याद तो कर लोगे लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, क्योंकि कम बाई के बाद कम अक्रॉस आ जाएगा, कम आउट आ जाएगा, कम ओवर आ जाएगा, कम ऑफ आ जाएगा, इस तरीके की फ्रेजल वर्ब बहुत सारी आ जाएंगी, फिर आप जो है वो हॉच पॉच हो जाएंगे और फिर आप भूल जाओगे। लेकिन आप एक सेंटेंस के थ्रू याद कर लो। जैसे मैं मान लो इसके लिए कोई सेंटेंस बना दूं ऐसा, जैसे मैंने कहा जॉब्स आर हार्ड टू come by these days। जैसे मैंने कहा कि जॉब्स आर हार्ड टू कम बाय दीज डेज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज किया, और फ्रेजल वर्ब में मैंने क्या कर दिया, एक सेंटेंस बना दिया कि जॉब्स को प्राप्त करना जो है, देखो कम बाय मतलब प्राप्त करना, जॉब्स जो है प्राप्त करना आज के टाइम पे, बेरोजगारी के टाइम पे बहुत मुश्किल है। तो आप जैसे ही सेंटेंस को याद करते हो कि जॉब्स आर हार्ड टू कम बाय दीज डेज, तो कम बाय आपके दिमाग में फिट हो गया कि प्राप्त करना, गेट करना, तो जॉब्स से आपको एकदम से क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप जो है उसको अच्छी तरह से याद कर लोगे। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कोई भी दूसरी फ्रेजल वर्ब ली, जैसे मैं और फ्रेजल वर्ब लूं, जैसे मैंने आपसे कहा टर्न अप, कोई भी फ्रेजल वर्ब ले सकते हो आप। आपने कहा टर्न अप। टर्न अप का मतलब वैसे हिंदी में होता है कि बुलाने पर आना, ठीक है। आप कह सकते हो अराइव या अपीयर, ओके। आपने कहा अराइव या अपीयर, किसी को बुलाने पर आना, ठीक है ना। मान लो अब इसको मैंने ऐसे याद किया, लेकिन फिर उसके बाद टर्न से तो बहुत सारी फ्रेजल वर्ब है, फिर मैं हौच पौच हो जाऊंगा। तो तरीका क्या है कि मैं कोई सेंटेंस इसी तरीके का सेंटेंस बनाऊं, हर फ्रेजल वर्ब पे सेंटेंस याद कर लीजिए आप छोटे छोटे, और वो बहुत ईजी तरीका होगा, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से, ठीक है। देखो आपने ये कहा कि मैंने कहा आई इनवाइटेड हर बट शी डिड नॉट टर्न अप। अब देखो आपने सेंटेंस ये याद कर लिया कि आई इनवाइटेड हर बट शी डिड नॉट टर्न अप, मैंने उसे आमंत्रित किया लेकिन वो नहीं आई। तो मैंने कहा टर्न अप का मतलब होता है किसी को बुलाने पर आना, अराइव या अपीयर। तो जैसे ही आपने ये सेंटेंस याद किया, तो सेंटेंस याद करने में आपको एक बार थोड़ा सा हो सकता है कि फ्रेजल वर्ब याद करने से थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़े, लेकिन वो जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अगली बार जब आप पढ़ोगे तो फ्रेजल वर्ब, वो सेंटेंस आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, अभी टंग पे सेट हो जाएगा। तो फ्रेजल वर्ब और इडियम्स को याद करने का तरीका ये है, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आप यदि जैसे हमारे कोर्स के साथ जुड़ते हो तो आपको सारे के सारे लास्ट ईयर के पेपर्स जो है उनकी फ्रेजल वर्ब्स, उनकी इडियम्स और अन्य पीएससी जो हैं, जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशंस में जितने भी फ्रेजल वर्ब्स आई हैं, इडियम्स आई हुई हैं, वो सारे के सारे के आपको नोट्स मिलेंगे, उसकी आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और सारी की सारी फ्रेजल वर्ब को इसी तरीके से सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा समझाया जाएगा। जैसे ऐसे सेंटेंस जो आपकी लाइफ में काम आते हैं और आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा वो, ठीक है। यदि आप हमारे साथ कोर्स के साथ जुड़ते हो तो आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें बहुत कॉन्क्रीट और बहुत ही सटीक वे में, सिंप्लीफाइड वे में आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ना है, ठीक है, ओके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जितने भी आपके स्कूल लेक्चरशिप में आए, सेकंड ग्रेड में आए, थर्ड ग्रेड में आए, जितने भी ये सारे के सारे पैसेजेस हैं, देखो आपको कोई पैसेज की बुक लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कहीं जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। आप इन सारे के लीजिए
और पीएससीज में आए, आपकी एलडीसी की एग्जाम में आए, हाई कोर्ट एलडीसी में आए, नगर पालिका की एग्जाम में आए, जिन भी एग्जाम्स में और अन्य पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशंस में आए, उन सारे के पैसेजेस को कलेक्ट करें और ऑलमोस्ट उन पैसेज को कलेक्ट करके उनके आंसर्स को आप जो है क्या करें, उनके आंसर्स को देखें, ठीक है, और उनके आंसर्स को देखें, उनको पैसेजेस को समझें, और आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो इतनी प्रैक्टिस से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, आपको हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। और मैं जो आपको हमारे कोर्स के साथ ये सारे के सारे पैसेजेस दूंगा, उनको समझाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा आपको, जिससे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और बाकी की आप यदि अपने लेवल पर करना चाहते हो तो वो भी संभव है ना। और यदि आपको लगता है इस चीज़ों में, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने में प्रॉब्लम है, तो मेरे जो आप कोर्स है हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन हो गए तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। नेक्स्ट देखो, ये है प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। अब देखो ये प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में आप देखिए कि जब ये एग्जाम हुआ था 12 का एग्जाम था शायद, तो 12 की एग्जाम में इन तीनों में से 12 का या शायद 14 का एग्जाम है, अभी हम पूरे एग्जाम के पेपर्स को एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस में किसमें कितने क्वेश्चन आए वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन फिर एक एग्जाम में ऐसा हुआ कि इनमें से 15 क्वेश्चन आ गए, और 15 क्वेश्चन एक ही बार आए क्वेश्चन, उसके बाद 5-6 तो क्वेश्चन आती रहे, लेकिन एक बार 15 क्वेश्चन भी आए। तो इसका मतलब जो है किसी भी चीज़ को आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें एक क्वेश्चन आया तो अगली बार एक ही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो ये जो टॉपिक है प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, फाइन। तो इसके लिए आपको जो बुक्स पढ़नी है मैं बताता हूं आपको। देखो पहली बुक जो है वो है राइटिंग विथ ए पर्पस। मैं आपको वो बुक बता रहा हूं जो कि ऑथेंटिक है, ठीक है। आपको इन टॉपिक्स के लिए पढ़ना है। पहली बुक का नाम है राइटिंग विथ अ पर्पस, और ये जो बुक है इसके राइटर हैं चंपा टिको, और दूसरी जो राइटर हैं वो है जया शशि कुमार, दो राइटर हैं। देखो पहली बुक है आपकी राइटिंग विथ अ पर्पस, और राइटिंग विथ अ पर्पस जो है उसके राइटर है चंपा टिको और जया शशि कुमार। लेकिन ये जो वाली बुक है इसमें आपको प्रेसी राइटिंग नहीं मिलेगी, आपको क्या मिल जाएगा, लेटर राइटिंग मिल जाएगी और रिपोर्ट राइटिंग मिल जाएगी। तो इस बुक में क्या क्या चीज मिलेंगी, लेटर और रिपोर्ट, और आपकी बहुत अच्छी तरह से आपकी ये जो चीजें हैं इसमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो दो बुक आपको पढ़नी है वो है स्ट्रेंथन योर राइटिंग। देखो नेक्स्ट जो बुक है उसका नाम है स्ट्रेंथन योर राइटिंग, ठीक है, और इसके राइटर जो हैं वो हैं VR नारायण स्वामी, VR नारायण स्वामी। नेक्स्ट बुक जो आपको पढ़नी है वो देखो मैंने आपको बताया कि आपको जो बुक्स हैं इन लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इनके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो देखो आपको पहली तो बुक पढ़नी है राइटिंग विद अ पर्पस, और राइटिंग विद अ पर्पस की है चंपा टिको, जया शशि कुमार, ओके। नेक्स्ट जो बुक है वो आपको स्ट्रेंथन योर राइटिंग, ठीक है, और स्ट्रेंथन योर राइटिंग के राइटर हैं VR नारायण स्वामी। और इस जो बुक है इसमें आपको तीनों टॉपिक मिल जाएंगे, लेटर भी मिल जाएगा, रिपोर्ट भी मिल जाएगी और प्रेसी राइटिंग भी मिल जाएगी, ये तीनों बुक मिल जाएंगी। इसके अलावा लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए एक और है द कंप्लीट लेटर राइटर, जिसमें आपको बहुत सारे लेटर, मैं लिख देता हूं द कंप्लीट लेटर राइटर। इस बुक को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। मेनली आप चाहो तो इन दोनों बुक से काम चला सकते हो, राइटिंग विद अ पर्पस, ओके, एक बुक, और सेकंड नंबर जो है स्ट्रेंथन योर राइटिंग। और आप लेटर के लिए है तो लेटर के लिए द कंप्लीट लेटर राइटर बुक है, उसको भी आप कर सकते हो, फाइन। तो ये देखो मैंने आपको बता दिया फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स कैसे पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ना है, और प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग कैसे पढ़नी है, ठीक है। देखो इनमें और भी चीज़ें हैं, यदि आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको इन बुक्स के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे लेटर वाला सेक्शन है या रिपोर्ट वाला सेक्शन है, तो उसकी PDF भी भेजी जाएगी, और जिससे कि आप उससे भी पढ़ सकें। और बाकी की यदि कोर्स के साथ हैं तो आपको उनके कंप्लीट नोट्स सारा इनको मॉडिफाई किया हुआ है। इसके अलावा भी जो नेक्स्ट आगे जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की जो बुक्स आती हैं जिसमें कि लेटर राइटिंग की को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, वो सारी चीज़ें नोट्स में हमारे में शामिल है, फाइन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि हम पढ़ें, देखो मैं आपको इन बुक्स के बारे में बता देता हूँ। आप देखें तो देखिए ये जो बुक है ये है स्ट्रेंथन योर राइटिंग VR नारायण स्वामी की, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपको राइटिंग विद अ पर्पस, ये चंपा टिको और जया शशि कुमार की बुक है,
ठीक है। इसके अलावा केवल लेटर राइटिंग के लिए आप है तो ये कंप्लीट लेटर राइटर, इस बुक को जो आप कंसल्ट कर सकते हैं। फाइन, आगे देखिए, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो है ग्रेजुएशन लेवल है, उसमें सबसे पहले पोइट्री का सेक्शन आता है और पोइट्री में आपकी 8 पोएम हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? मिल्टन की ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, जॉन डन की गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स, शैली की ओड टू द वेस्ट विंड, कीट्स की ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ब्राउनी की माई लास्ट डचेज, निज़िम इज़ेकियल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और कमला दास की डांस ऑफ द यूनक्स। ये आपकी पोएम्स। अब इनको कैसे पढ़ना है आप समझिए। देखिए, इन पोएम्स को पढ़ने के लिए आपको देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इन पोएम्स को पढ़ने के लिए। देखो, आप इन पोएम्स के लिए कोई भी इंडिविजुअल बुक्स ना परचेस करें, ठीक है। आप यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको तरीका बता दूं, कोई भी इंडिविजुअल बुक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे आप ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस के लिए मिल्टन की पूरी बुक लेनी पड़ेगी, एक पोएम के लिए तो बुक आएगी नहीं। आप गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के लिए एक बुक लेनी पड़ेगी, वो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। वो उसमें भी आपको फिर क्या होगा, एक बुक में केवल एक ही पोएम पढ़नी है। इसी तरीके से सारी की सारी आपको अलग अलग इंडिविजुअल बुक्स लेनी पड़ेंगी, तो वो आपके पास बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी, बहुत पैसा भी खर्च हो जाएगा और आपका पर्पस जो है बहुत अच्छी तरह से सॉल्व भी नहीं होगा। ओके, तो उसका तरीका क्या है? जैसे आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको इसमें जो है इंटरनेट की हेल्प लेनी चाहिए। और हेल्प में क्या करें आप? सबसे पहले आप एक साइट पर जाएं जिसका नाम है पोइट्री फाउंडेशन, और पोइट्री फाउंडेशन पर जाकर आप ये सारी की सारी जो टेक्स्ट है उनकी टेक्स्ट जो है उसको कॉपी करके उसकी प्रिंट ले लें। आप ये जितनी भी टेक्स्ट है इनकी पोइट्री फाउंडेशन पे आपको टेक्स्ट मिल जाएगी और टेक्स्ट की फोटो कॉपी करा लें, ठीक है। या टेक्स्ट की कॉपी कर लें और टेक्स्ट की कॉपी करके उसकी प्रिंट निकाल लें। उसके बाद आप क्या करें, आप कुछ साइट्स हैं उन पे से ही इस पोएम्स को पढ़ें अच्छी तरह से, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। देखो कौन कौन सी साइट्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी पॉपुलर है विकिपीडिया, आप विकिपीडिया से पढ़ें। उसके बाद आप स्पार्क नोट्स से पढ़ें, जो साइट्स हैं जिन पे आप इनको पढ़ सकते हो। थर्ड, आप क्लिफ्स नोट्स से पढ़ें। उसके बाद आप फोर्थ है ग्रेट सेवर से पढ़ें। फिर उसके बाद ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया, इन साइट्स पर जाकर आप पढ़ें। अब देखो आप सोचोगे इतनी सारी साइट्स हैं और ये कैसे पढ़ें, आपको तो सारा चीज थोड़ी पढ़ना है, आपको तो ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस पढ़ना है। विकिपीडिया पे ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस देखा, उसके बारे में पढ़ लीजिए, मिल्टन के बारे में पढ़ लीजिए। फिर वही चीज आप स्पार्क नोट्स में से पढ़ लीजिए, क्लिफ नोट्स में से पढ़ लीजिए, ग्रेट सेवर्स में से पढ़ लीजिए। इसके बाद आप ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया में से पढ़ लीजिए। इन सब चीजों में से पढ़े, ये सारी सारी फ्री साइट्स हैं, कोई आपको पैसा नहीं देना है, ठीक है। आप उसमें आराम से उनको पढ़ें और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करें, राइटर्स के बारे में पढ़ें। तो आप यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये काम करके आप, और फिर इनमें क्या करें आप, दूसरा तरीका ये है, जैसे ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस पढ़ी, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस को आपने पहले इसमें से प्रिंट निकलवाया पोइट्री फाउंडेशन में। उसके बाद जो जो मैटर आपको इनमें लगे उसको कट कॉपी पेस्ट करके आप एक स्टेपल कर लें, स्टेपल करके आपका एक ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस की बुक हो जाएगी एक तरीके से। उसमें 10, 15, 20 जो भी पेजेस हो, फिर उन्हीं को बार बार में आप पढ़ते रहें, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, अपने हिसाब से उन चीज़ों को निकाल लिया। तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, इससे ज़्यादा बेटर है। इन साइट्स के अलावा और भी जो अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, वो सारी की सारी, और हर जो सेक्शन के बाद जो है आपको काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मिलेगी करने को। मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप क्या कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। फिर आगे देखिए नेक्स्ट, फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है, उसमें आपके जो है शेक्सपियर के प्ले हैं, और एक प्ले का नाम है मैकबेथ और एक का नाम है एज यू लाइक इट, ठीक है ना। अब क्योंकि स्कॉटलैंड में, तो स्कॉटलैंड में इसका प्रोनाउंसिएशन मकबैथ होता है, ठीक है ना। तो आप मकबैथ करें तो भी ठीक है, और वो बल्कि ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। मकबैथ और एज यू लाइक इट। अब देखिए इनमें क्या करना है आपको। देखिए पहली बात, आपको जिस भी बुक में इसका टेक्स्ट हो वो परचेज करनी है। आपको इसका टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड पढ़ना है, एक भी सिंगल लाइन या सिंगल वर्ड नहीं छोड़ना है। और इस टेक्स्ट को पढ़ने का तरीका है, आप जो है इसको कम से कम 20 बार पढ़ लें,
अब आप कहोगे 20 बार तो बहुत होता है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होता। पहली बार और दूसरी बार में टाइम लगेगा, 5 बार तक टाइम लगेगा, उसके बाद तो आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। और जितनी आप चाहे हजारों एक्सरसाइज कर लो, यदि आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा तो आप आंसर सही नहीं कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि आपको जो एक्सरसाइज दी जा रही हो उनमें से कोई क्वेश्चन हो, भले आपको कितना भी दे ले, जब तक आप इस टेक्स्ट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे, देखो इसमें आपको कोई भी गाइड पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको वर्ड फॉर वर्ड टेक्स्ट पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो, मैं ही नहीं कह रहा कि टेक्स्ट के लिए आप कोई बहुत महंगी भारी बुक्स खरीद लें या ऐसा कर लें, आप कोई भी ऐसी बुक ले लें जिसमें टेक्स्ट हो, ठीक है, और चाहे उसके सामने उसका पैराफ्रेज हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रामर ब्रदर्स की बुक आती हैं तो आप उनको ले सकते हो, ठीक है ना, हालांकि गाइड है लेकिन वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना, आपको उनसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो टेक्स्ट भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टैक्स नहीं ले सकते, आप टैक्स ले लें, लेकिन देखो मेरा सजेशन ये है कि आपको बहुत महंगी टैक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी सस्ती से सस्ती टेक्स्ट हो जिसमें कि आपको पैराफ्रेज मिल जाए, जैसे रामजी लाल वगैरह की आती हैं, ठीक है ना, गाइड्स, उनमें एक तरफ टेक्स्ट आता है और एक तरफ जो है आपको उसका पैराफ्रेज आता है, आप उसको पढ़ के काम चला सकते हो। और उसके अलावा, वो पढ़ने के अलावा एक आप इनमें से पढ़ लें, 2 चीज़ें बता देता हूँ आपको। एक है स्पार्क नोट्स में से पढ़ लें, ठीक है, आप जो है इंटरनेट में जाएं और वहाँ पर मैकबेथ निकालें और फिर उसके बाद स्पार्क नोट्स में से पढ़ लें। एक दूसरा आपको क्लिफ नोट्स में से पढ़ लें, आपको इसमें पूरे के पूरे प्लेस की समरी, इसकी इंपॉर्टेंट चीज, सिंबल, टोन्स, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इनसे काम चल सकता है। और यदि आप परचेज कर सकते हो तो एक तीसरी चीज़ होती है कोल्स नोट्स, COLES, कोल्स नोट्स। ये जो है आपको फ्री नहीं होगा, तो आप परचेज करना चाहते हो तो ही कर सकते हो, बाकी की यदि फ्री में करना चाहते हो तो ये दोनों हैं। इसके अलावा आपको कोई ना कोई बुक जरूर लेनी पड़ेगी। बुक का मतलब है जिसमें टेक्स्ट हो वो ले लें आप, और उसके सामने यदि कुछ पैराफ्रेज हो तो वो बहुत ही अच्छा है, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी की बुक नहीं लेनी है, हिंदी बुक से पर्पज़ आपका फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो है इसमें से, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत महंगी महंगी किताबें खरीद लें। देखो जैसे आप यदि जो एज यू लाइक इट की ये टेक्स्ट खरीदेंगे तो भी वही पर्पस फुलफिल होगा, और आप यदि रामजी लाल की लेंगे तो भी वही पर्पस फुलफिल होगा, ठीक है ना। तो आप उनमें से कोई सी भी ले सकते हैं। यदि आप जो है हमारे कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो हम एक एक वर्ड जो है उसको वर्ड फॉर वर्ड पढ़ाया जाएगा, और सारी की सारी उनकी एक्सरसाइज वर्ड फॉर वर्ड पढ़ाया जाएगा। ऐसी एक भी जो शब्द या लाइन इन दोनों टेक्स्ट में से नहीं छोड़ा जाएगा। फिर आगे देखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट जो ऐसेज है, ऐसे में भी वही आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। आपके 2 ऐसे हैं, बेकन का ऑफ स्टडीज। देखो बेकन का ऑफ स्टडीज जो है बहुत छोटा सा ऐसे है, 1 पेज का ऐसे ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें से 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा काम है। आप आराम से एक एक लाइन को, आप एक भी शब्द, ऐसा नहीं आपसे एक शब्द बोले कोई, ठीक है ना, कि प्रूनिंग किस में यूज हो रहा है वर्ड, तो आपको पता होना चाहिए ऑफ स्टडीज में, एक शब्द पर पता होना चाहिए। इसके बाद आपका लैम्प का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर से, ये थोड़ा सा बड़ा ऐसे है, वही करना है आपको। टेक्स्ट जो है नेट से लेना है और फिर उसके बाद नेट से आपको उन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। और आप चाहो तो इनकी एक एक बुक ले सकते हो, ठीक है। बाकी की अब बुक कौन सी आप कहोगे तो बुक बाजार में बहुत सारी है, कोई सी भी पढ़ सकते हो। आप कोई भी गाइड ले लो, जैसे आप मान लो, लेकिन फिर क्या होगा, आपको बेकन के एक ऑफ स्टडीज़ के लिए पूरी की पूरी एक बुक लेनी पड़ेगी, आपको प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स के लिए अकेले एक बुक लेनी पड़ेगी। तो बेटर क्या, आप इसका टेक्स्ट निकाल लें, और टेक्स्ट निकालने के बाद आप इसको किससे, नेट के थ्रू पढ़ लें, आपका इससे काम चल जाएगा। लेकिन एक एक शब्द पढ़ना है, वर्ड फॉर वर्ड पढ़ना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर देखिए इसके बाद आपके फिक्शन में जो है 2 हैं। एक है आपका टॉमस हार्डी का मेयर ऑफ कैस्टरविच, और दूसरा आर.के. नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको टेक्स्ट पढ़ना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे कि 4 क्वेश्चन आए, अब उसमें से 3 क्वेश्चन तो आप कोई भी गाइड में से, समरी में से, किसी के भी नोट्स में से पढ़ लें तो हो सकता है कि 3 क्वेश्चन तो उसमें से आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाएगा, जो भी वो एग्जामिनर को भी पता है कि गाइड में क्या है, इनमें क्या है और टेक्स्ट में क्या है, सब पता है, ठीक है ना। तो वो एक क्वेश्चन जरूर ऐसा हो जाएगा जो आपको परेशान कर देगा, और वहां सिलेक्शन डिसाइड हो जाएगा। आप हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन इस तरीके से मिस कर 8-10 क्वेश्चन आपने मिस कर दी तो आप सिलेक्शन से बाहर चले जाओगे, और इसी तरीके से हर एक सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन जो है, आप जो है लोगों से आगे बढ़ जाओगे तो 8-10 क्वेश्चन आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि इनका आपको हर हालत में टेक्स्ट पढ़ना है। अब फिर वही बात, मेयर ऑफ कैस्टरविच का आपको टेक्स्ट देखेंगे खूब सारा महंगा टेक्स्ट मिल जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं, कोई भी जो सबसे सस्ता टेक्स्ट हो वो पढ़ ले। देखो मैंने खुद ने जो है जब एग्जाम दी थी तो मैंने ये टेक्स्ट पढ़ा था, तो टेक्स्ट था इसमें कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको पढ़ लिया, और ये बहुत ही सस्ता था, उस वक्त 80 रुपीज़ का था, तो हो सकता है कि 100 का हो गया होगा, 110 का हो गया होगा, ठीक है ना, यूएसबी पब्लिशर्स का। तो आप इस टेक्स्ट को पढ़ें। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका
वेंडर्स ऑफ स्वीट्स तो पहले राजस्थान बोर्ड में भी चलता था ये टेक्स्ट, लेकिन अब वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो ऐसी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 100-150 रुपये का टेक्स्ट आता है, कोई ज़्यादा महंगा आता नहीं है, और बहुत ईजी है। आप जो है सिंगल सिटिंग में भी आप इसको पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे ये कोई सा भी ले लो, मैं ये नहीं कह रहा आप यही लो, जैसे ये वाला टेक्स्ट है तो ये ले लो, इंडियन थॉट पब्लिकेशन का, इसकी 120 रुपीज़ जो प्राइस है, और इसको पूरा पढ़ना है आपको शुरू से लेके लास्ट तक। टेक्स्ट इनके दोनों के टेक्स्ट आप छोड़ नहीं सकते, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है, ओके। यदि आप हमारे कोर्स के साथ जाते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है जो वर्ड फॉर वर्ड पढ़ाया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा वो है एन अक्वेंटेंस विद द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स एंड अक्वेंटेंस विद द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। देखो पहले क्या था, सिलेबस में इस तरीके से पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स मेंशन नहीं हो रही थी, लेकिन अब क्या किया, जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया 2022 में, तो इन्होंने जो है स्पेशल लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी टर्म्स यानी फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी फॉर्म्स जो है मेंशन करती, ठीक है। तो इस बार इसमें क्वेश्चन भी बहुत आए थे, 22 में जो है 14 क्वेश्चन आए थे, पहले 5-5, 6-6 क्वेश्चन आया करते थे, तो 14 क्वेश्चन तो बहुत बड़ा वेटेज है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, देखो इसको पढ़ने का तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। पहला देखो, मैं आपको सबसे पहले तो इसकी जो बुक्स बताता हूँ कि कौन सी जो है बुक्स जो है इसके लिए आपको पढ़नी चाहिए, देखिए, और उनका यूज कैसे करना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो पहला है द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थियरी, और ये बुक जो है उसके राइटर का नाम है J.A. कड़न। सेकंड जो बुक है वो है ए ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, और इसके राइटर का नाम है M.H. अब्राहम्स। थर्ड जो बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, इसके राइटर का नाम है क्रिस बेल्डिक। देखो आपको जो है लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच के लिए जो बुक आप पढ़ सकते हो वो नंबर 1 पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थियरी बाय J. कड़न, ए ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. अब्राहम, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय क्रिस बेल्डिक। ये 3 बुक्स हैं। अब देखो आपको करना क्या है, आपको कोई सी भी ये 3 बुक में से एक टॉपिक ले लेना है। ओड पहले एक बुक में से पढ़ना है, फिर दूसरी में से पढ़ना है, तीसरी बुक में से। अब आपका होगा सर 3 बुक में से क्यों पढ़े, इसलिए पढ़े क्योंकि 14 क्वेश्चन आए हैं, तो जरूरी नहीं है, हालांकि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन मान लो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो वो इसकी जगह उसमें से आ जाए, है ना। तो आपको कम से कम ये जो 3 जो बहुत ही पॉपुलर प्रचलित किताबें हैं उनमें से तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते आप, तो इनमें से एक बुक ले लें, जैसे ग्लॉसरी वाली ले लें तो उसमें से पढ़ लें, ठीक है। और आपके लिए मैं ये हेल्प कर सकता हूँ कि ये तीनों जो बुक्स हैं इनमें जो टॉपिक हैं जैसे ओड एलर्जी वगैरह जो है, इनकी जो है PDF बना के आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आपको पूरी बुक्स तीनों परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल आपका ओड वाला ये आपने कहा कि भाई ये मैंने J. कड़न में से पढ़ लिया, या अब्राहम्स में से पढ़ लिया, और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में से पढ़ लिया, तो आपके पास वो मैं आपकी जो है इसमें हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन आपको जो है ये जो टॉपिक्स हैं तीनों ही बुक में से पढ़ने चाहिए, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना, नेट की हेल्प कर से पढ़ना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बुक है आपकी एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स M.H. अब्राहम्स की बुक है। इसके बाद ये ए पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थियरी की बुक है, और उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की बुक है, ठीक है। तो ये तीनों बुक हैं, तो आप चाहेंगे तो मैं आपको इसमें से आपके जो टॉपिक है उनकी PDF बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। मैं बता दूंगा आपको सारी चीज़ें किस तरीके से आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है इसमें से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, ओके। अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस के लिए कौन कौन सी बुक्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी हैं, जिनमें से आपको पढ़ा जा सकता है, पहले तो मैं बताता हूं, और उनका यूज़ कैसे करना है वो भी बताता हूं। दोनों ही चीज़ें, देखो बुक्स के बारे में आपको पता लग जाए, केवल बुक ये हैं लेकिन आपको पता ही नहीं हो कैसे पढ़ना है, तो वो यूजलेस हैं, ठीक है ना। और मेरे से किस तरीके से आप इसमें हेल्प ले सकते हो मैं वो बता दूंगा। तो देखो
ये जो आपकी पहली जो बुक है जो आपको पढ़नी है वो है ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। और इसके जो राइटर हैं वो है टी बालासुब्रमण्यम। टी बालासुब्रमण्यम। देखो फर्स्ट जो बुक है वो है अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स और उसके राइटर का नाम है टी बालासुब्रमण्यम। ठीक है। सेकंड बुक जो है वो आपको पढ़नी है ए कोर्स इन फोनेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश। और जो इसके जो राइटर हैं वो हैं सेठी एंड धमीजा। इसकी राइटर कौन है? सेठी एंड धमीजा। थर्ड जो बुक है वो है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। इंग्लिश फोनेटिक एंड फोनोलॉजी, इसके राइटर हैं पीटर रॉच। और फोर्थ बुक जो है इसके लिए वो है बेटर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। और इसके राइटर हैं J.D.O. कॉनर। देखिए ये चार बुक जो है फोनेटिक्स के लिए पॉपुलर हैं। नंबर 1 ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टी बालासुब्रमण्यन। नेक्स्ट है कोर्स इन फोनेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश बाय सेठी एंड धमीजा। इसके बाद इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पीटर रॉच और बेटर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन J.D.O. कॉर्नर। ठीक है। तो ये बुक जो दोनों बुक हैं इनको आप भले ना देखें क्योंकि ये थोड़ी स्टैंडर्ड बुक हैं, आपका काम इनसे ही चल जाएगा। देखो इन दोनों बुक्स में डिफरेंस क्या है? ये जो वाली बुक है ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये जो कोर्स इन फोनेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश जो है इसमें जो है वर्ड स्ट्रेस के बहुत अच्छे जनरलाइजेशंस दे रखे हैं, रूल्स बोल दो आप चाहे उनको, रूल्स दे रखे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा इन दोनों के साथ हैंडबुक भी आती हैं, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हैंडबुक भी आती है, मतलब एक्सरसाइज की बुक। इसके साथ भी एक्सरसाइज की बुक आती है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं जिससे आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखना, फोनेटिक्स का मामला ऐसा है कि जो चीज़ें आप फोनेटिक्स में आपको मतलब सही प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, तो उसका तरीका दो होते हैं, या तो आपको लिसनिंग के द्वारा आ सकता है या फिर रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के द्वारा आ सकता है। लिसनिंग के आप सुने, अब क्या सुनने की एनवायरनमेंट हमारा ऐसा होता है कि हम सही प्रोनाउंसिएशन जनरली नहीं सुनते हैं, तो इसलिए क्या है हमारे पास ये तरीका होता है कि आप फोनेटिक सिंबल्स को पढ़ें, बुक्स पढ़ें, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हर वर्ड को चेक करें। ठीक है। आपको यहाँ पे ये सुविधा हो सकती है कि जैसे आप हमारे साथ कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो 6 महीने तक मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी वर्ड का गलत प्रोनाउंसिएशन ना हो, तो आप सही प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे तो वो इन बुक्स के और सारे पढ़ने से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप सुनते हैं तो फिर उसी तरीके की आपको बोलने की और लिखने की हैबिट आ जाती है। क्योंकि फोनेटिक सिंबल्स को पढ़ना और याद करना तो केवल 1-2 घंटे का खेल है, ठीक है ना, बाद में मेन है प्रैक्टिस, और आपको हमारी तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है वो भी दे दी जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको फोनेटिक्स की बुक के बारे में बता देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ये टी बालासुब्रमण्यन की है और इसके साथ ये हैंडबुक है, तो आप इसको ले सकते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया कि कोर्स इन फोनेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश सेठी एंड धमीजा, ये इसकी बुक है, और इसके साथ ही ये इसकी क्या आती है, ये हैंडबुक आती है, यानी एक्सरसाइज बुक। इसके अलावा ये 2 बुक है, ये आप नहीं भी परचेज करें, अभी आपको जरूरत नहीं है, बाद में आपको यदि नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप ले सकते हैं, और ये आपके पास टाइम है बहुत सारा, ठीक है ना, जैसे कि आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है आपको शायद 1 साल का एग्जाम का टाइम मिल जाना चाहिए प्रेपरेशन के लिए। तो उसके लिए इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी ये J.D.O. कॉर्नर की है, और इसके बाद बेटर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन J.D.O. कॉर्नर की है। ठीक है। तो देखो मैं आपको वो बुक्स बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नेट से सर्च करके और वो आपको, मैं आपको वही बुक बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, और उन बुक्स में से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, वो मैं बता रहा हूँ। फाइन। आगे देखिए, इसके बाद जो है देखिए हाँ देखिए नेक्स्ट जो है आपका
टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, और अनीता देसाई जो है उसका क्राई द पिकॉक। ठीक है, अब ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपके दिए हुए हैं। और देखो जैसा कि मैंने बताया था कि एज पर सिलेबस तो इसमें से 10 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, 20 आ जाए, 25 आ जाए, 30 आ जाए, कोई फिक्स्ड नहीं है। अब इनको आपको कैसे पढ़ना है, देखिए आपको ध्यान रखना है कि इन सब का आपको टेक्स्ट पढ़ना ही चाहिए यदि आप जो है अच्छी तरह से आप एग्जाम में करना चाहते हैं। तो वो वेस्टलैंड का तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये पोएम है, इसका तो कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है जब तक आप टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे और उसकी टेक्स्ट की सारी मिथोलॉजीज, सारे के सारे रेफरेंसेज और सारे के सारे मीनिंग को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो वेस्टलैंड के क्वेश्चन सही नहीं हो सकते। अभी देखो 22 वाली जो एग्जाम हुई उसमें 9 क्वेश्चन तो वेस्टलैंड में से आए। फाइन, तो आपको इसका टेक्स्ट निकालना है और इसके लिए कोई सी भी एक बुक ले लें जो वेस्टलैंड के ऊपर, जैसे रामजी लाल वाली आती है वो ले लें, वो इनिशियल स्टेज पर। फिर आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो है नेट की सहायता लें, ठीक है ना, मैंने जो साइट्स बताई है उनमें से पढ़ें। इसके अलावा हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, इसका टेक्स्ट ले लें और पूरा टेक्स्ट पढ़ें, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा प्ले है, और टेक्स्ट लेकर पूरा का पूरा पढ़ें। आप ध्यान रखना 22 में इसमें से 11 क्वेश्चन आए, केवल इसमें से 11 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कैसे भी किसी में से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसका टेक्स्ट लें और इसके साथ कोई गाइड बुक आपके पास हो या आप परचेज करना चाहते हैं तो कोई सी पढ़ लें जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, और नेट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अनीता देसाई का क्राई द पिकॉक टेक्स्ट भी लें और कोई गाइड बुक ले लें जिसमें से आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर उसके बाद एक बार गाइड बुक से पढ़ने समझ के बाद फिर आप केवल टेक्स्ट ही टेक्स्ट पढ़ें, ठीक है ना, या फिर नेट की हेल्प लें, ठीक है। तो देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टेक्स्ट जब आप लें तो कोई महंगा टेक्स्ट या कोई बहुत ही महंगा टेक्स्ट लेने की भाई ये बहुत ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है, उसमें कहीं 1-2 वर्ड की कहीं मान लो आपको गलती है, चेंजेस हो, एरर्स हो, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे आपको, ठीक है ना। इतने बड़े ड्रामा में, इतने बड़े नॉवल में आप उसके चक्कर में आप ज़्यादा पैसा खर्च करो, 100-150 रुपये की जो भी टेक्स्ट आ जाए वो परचेज कर लें, ठीक है। और बाकी की इनकी टेक्स्ट जो है हमारे जो आप कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसको आप आराम से प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूं, वेंडर ऑफ सीट्स का आप आई एम सॉरी टी.एस. एलियट का, ये देखो शायद देखिए, जैसे हैरोल्ड पिंटर का जो मैंने जिस टेक्स्ट में से पढ़ा था, कोई मैटर नहीं करता कि टेक्स्ट कौन सा है, तो आप ये टेक्स्ट ले सकते हैं फेबर्स एंड फेबर्स का, ठीक है ना। और ये छोटा सा टेक्स्ट है और इसको आप आराम से बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट पढ़ना जरूरी है। फिर इसके साथ आप चाहो तो कोई गाइड बुक ले लो जिससे आपको हेल्प मिले। इसी तरीके से जो क्राई द पिकॉक है, इसका ये जो टेक्स्ट है इसको आपको पढ़ना चाहिए और इसके साथ कोई भी गाइड बुक लेके उसकी, देखो आप सोच सकते हो कि साहब इसमें तो इतनी इजी क्वेश्चन आए, तो आप लेकिन ध्यान रखना यदि 5 है तो उसमें से हो सकता है 4 या 3 तो बहुत इजी आ गए हों, जो आप गाइड में से पढ़ें या फिर वैसे ही समरी पढ़ लें, उससे काम चल जाएगा। लेकिन 1-2 क्वेश्चन वो जरूर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको परेशान कर देंगे और फिर आप नहीं कर पाए तो सिलेक्शन में पीछे रह जाएंगे आप, ठीक है। तो इनको पढ़ने का तरीका ये है, आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। फाइन, आगे देखिए, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है वैराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस, क्रियोल, पिजिन, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, ठीक है ना। तो इसमें से लगभग 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको इसमें से आ जाते हैं ना, 5 या 6 का एवरेज है जो चल रहा है। मैं आपको पूरा पेपर समझाऊंगा कैसे कैसे, इसमें क्या करना है, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। देखो आपको मैं समझा देता हूँ कौन सी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, क्या करना है उसमें से, ठीक है। देखो पहली बुक है, इसका नाम है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन और ये जो बुक है ये S.K. वर्मा और इसके अलावा एक और राइटर हैं, इसमें इसका नाम है कृष्णा स्वामी, और ये दोनों ही CIFL हैदराबाद, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, आजकल तो वो यूनिवर्सिटी बन गई है, तो उसके जो HOD और प्रोफेसर्स हैं, ठीक है ना। तो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन एक तो बुक ये है। सेकंड जो आप बुक पढ़ सकते हो वो है ए कोर्स इन लिंग्विस्टिक्स, और ये है तारनी प्रसाद, ये जो इथोपिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तारनी प्रसाद। तो ये 2 बुक हैं जिनमें से आप इनको पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन आप इनमें से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आप जब ये कोर्स इन लिंग्विस्टिक्स जो तारनी प्रसाद पढ़ोगे बुक में, ये बुक काफ़ी बड़ी है लेकिन आपके काम के इसमें से 10 से 12 पेजेस हैं,
उस बुक में आप एक सेक्शन है जिसका नाम है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। जब अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको क्लियर लिखा होगा क्रियोल, पिजिन, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, तो काफ़ी अच्छा उसमें दिया हुआ है। वो आपको 8-10 पेजेस में इसके बारे में दे रखा है। इसके बाद आप जब मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन यदि वाली बुक पढ़ेंगे तो उसमें टॉपिक ही दिया हुआ है वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज, और वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में भी एक सब टाइटल है जिसका नाम है लैंग्वेजेस इन कॉन्टेक्ट। तो लैंग्वेजेस इन कॉन्टेक्ट में उसमें आपको क्रियोल, पिजिन उसके बारे में समझाया रखा है। तो देखो इस बुक पढ़ेंगे तो आप इसमें आप ऑलमोस्ट मान लीजिए 10 पेज हैं आपके काम की, इसमें आपके 2 से 3 पेजेस हैं, तो मतलब इन दोनों बुक्स को मिलाकर आपको 15 के करीब आपको मैक्सिमम पेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, आप उनमें से इनको पढ़ सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है नेट की हेल्प से, नेट में भी क्रियोल, पिजिन डाल के उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ कि यदि आपके जो ये जो बुक्स आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, इनकी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल भेज दूंगा, और यदि आप हमारे साथ कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो इसका पूरा डिटेल स्टडी आप पढ़ेंगे। वो सारा के सारा बुक्स, जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में से आपको इसका पूरा का पूरा मैटर आपको जो है मिलेगा, जिसकी आप प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो है इंग्लिश का जो है सेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ कि क्या क्या है। इसके बाद आपके सिलेबस में जो है साइकोलॉजी और आती है। ठीक है, इसके अलावा आपके सिलेबस में क्या आता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का सेक्शन और है। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला जो है उसमें मैं आपको केवल बुक्स के नाम बता देता हूँ। अभी जो है हमारा जो कोर्स है वो यहीं तक होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है आपको इंग्लिश मीडियम में आती है, तो वो भी आपको यहाँ पर इसमें पढ़ाया जाएगा, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी का अलग से कोर्स होगा, है ना। इस यहाँ तक का जो कोर्स है इसके बारे में, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी के मैं आपको बुक बता देता हूँ कौन कौन सी आप बुक यदि पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है आपका सेक्शन है उसमें आपको 2 बुक हैं जो आप पढ़ सकते हो। एक तो एजुकेशनल साइकोलॉजी और पेडागोजी है, एक भी टीचिंग लर्निंग एड्स हैं, ICT है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स, जो ये 2 सेक्शन हैं एक तरीके से। तो आपको जो एजुकेशनल साइकोलॉजी और पेडागोजी है उसके लिए जो बुक पढ़नी है वो है, उसके लिए जो आपको बुक पढ़नी चाहिए वो है एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि आपको जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़नी है, क्योंकि आपको जो है इंग्लिश में ही आएगा, है ना। तो आपको अंडरस्टैंडिंग जब इंग्लिश में पढ़ोगे तभी इंग्लिश में डेवलप होगी, नहीं तो आपको आता हुआ भी चॉइसेस में से आप पहचान नहीं पाओगे। तो देखो एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी ये जो है SK मंगल की बुक है, SK मंगल की बुक। ठीक है, और जो आपका जो टीचिंग एड्स है, टीचिंग मटेरियल्स है, कंप्यूटर असिस्टेंस है, कंप्यूटर ICT वगैरह वाला जो सेक्शन है उसके लिए जो आप बुक पढ़ना चाहें तो वो है इसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और ये जो बुक है ये है SK मंगल एंड उमा मंगल। और इसके अलावा एक तीसरी बुक और जो है मार्केट में जो फर्स्ट ग्रेड के लिए है वो डॉक्टर लकी आहूजा की है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों टेक्स्ट बुक की फॉर्म में हैं। ठीक है ना, ये दोनों बुक, इसमें बुक्स में भी देखो आपको बहुत मोटी मोटी बुक है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने टॉपिक देखिए, सिलेबस लें और उसमें से वही चीज़ें पढ़ें, केवल सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये 3 बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है मैंने जिन बुक्स में से पढ़ा वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो मैंने फॉलो की, इसी वजह से मेरे 91% मार्क्स आए इंग्लिश वाले पेपर में। ठीक है ना, 272 मार्क्स आए। ठीक है, तो 91% मार्क्स आए, तो आप उससे ज़्यादा भी ला सकते हो। पेपर अब पेपर का नीचे है, पेपर डिफिकल्ट है तो थोड़ा मतलब आप मेरिट से आराम से अपने ही पेपर में 20% मार्क्स ज़्यादा ला सकते हो। तो आपका क्या हुआ, और लोगों से कंपटीशन में वैसे ही आगे निकल जाओगे। तो देखो ये है एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय SK मंगल। ठीक है, अब ये बुक तो देखो 500 पेजेस की है, लेकिन आपको 500 पेजेस थोड़ी पढ़ने हैं, आपको तो आपके सिलेबस में जो है आप आगे देखें, कंटेंट्स में से जो जो सिलेबस में वो चीज़ें पढ़ें जैसा मैंने पढ़ा था। उसके बाद देखो, इसके बाद ये बुक है इसेंशियल्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, SK मंगल और उमा मंगल। अब इसमें भी आपको वही करना है, आपके सिलेबस में देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, शुरू में कंटेंट में देख लिया कौन कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिक्स को ही पढ़ा। तो टोटल मिला के आप इन दोनों बुक्स में से पढ़ेंगे तो आपके काम के मुझे लगता है 200 के करीब पेजेस होंगे। तो 200 पेजेस जो है 200-250 पेजेस पढ़े जा सकते हैं ना। इसके अलावा आप ये बुक भी देख सकते हैं, इसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी एंड ICT, ये लकी आहूजा की गाइड है। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये 3 बुक हैं जिनको, इसकी सिलेबस के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। जब हम इसके बारे में केवल एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे
तब मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि एक एक टॉपिक जो है कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसमें क्या क्या चीज़ें आप पढ़ी जा सकती हैं। और आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो आपको इसके कंप्लीट अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, एक्सरसाइज मिलेंगी, और पूरी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इंग्लिश मीडियम में आपको समझाई जाएगी। ठीक है, देखिए, लेकिन ये इंग्लिश वाले कोर्स के साथ नहीं, इसका कोर्स जो है अलग तरीके से लॉन्च होगा। फिर आगे देखिए, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही सिलेबस का है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का ट्रेंड कैसा है। क्वेश्चन देखो, मैंने आपको सारे के सारे जो पेपर्स जो है कंसल्ट किए, उसके बाद किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके से, वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यदि हम बात करें, देखिए हम इन टॉपिक्स की बात करें जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, तो ये है 2012 में जो एग्जाम हुई थी, मतलब ये, इसके बाद ये 2014, फिर 2016 में एग्जाम हुई, फिर 2020 में हुई, फिर 22 में हुई, उसके बाद संस्कृत एजुकेशन की 2020 में हुई और 22 में हुई। ये सातों के सातों पेपर्स हैं। इनमें आपको देखिए किस तरीके से ट्रेंड है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नजर नहीं आएगा आपको। जैसे आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स में 7 क्वेश्चन आए, फिर 8 आए, फिर 6 आए, फिर 5 आए, फिर 5 आए, फिर 10 आए, फिर 6 आए, मतलब ये ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, जैसे आप देखो प्रेपोजिशन में 6 आए, 8 आए, 6, 4, 5, 5, 5, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आया है, लेकिन आप देखिए किस किस में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यदि हम आगे जाएं इसके आगे, तो देखिए हम नेक्स्ट सेक्शन देखिए अपना, फिर देखिए नेक्स्ट सेक्शन जो है फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। देखो, देखिए ये इससे आपको लाइंस क्लियर हो जाएंगी, आपको पता लगेगा किस में से कितने। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको पता लगे किस किस में क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखो ये जो है 2012 वाला है, ये 14 वाला है, ठीक है, ये 16 वाला है, ये 20 वाला है, और फिर ये इसके बाद ठीक है 2012, 14, 16, फिर 20, ठीक है ना, फिर ये 22 वाला है, और ये संस्कृत एजुकेशन वाले हैं, संस्कृत एजुकेशन 2020 और संस्कृत एजुकेशन 22। ठीक है, देखिए यदि फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स की बात करें तो देखो आपको 12 में जो है 12 क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर बाद में 4, 9, 5, 5, 4, 5, तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा आए 12। ठीक है, इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बाय 5 ही क्वेश्चन आए। ये केवल 2014 में 2 पैसेज दे दिए थे, 2 पैसेज देने की वजह से इसमें 7 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखो आप कमाल कि यदि आप इसको 2012 में देखें तो प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग तीनों में से केवल एक ही क्वेश्चन आया है। प्रेसी में से एक भी नहीं आया, लेटर राइटिंग में से केवल एक आया है, और रिपोर्ट राइटिंग में से 0 आए हैं। लेकिन यदि इसी को आप यदि 2022 में देखें तो 15 क्वेश्चन आए। 22 में कितने आए? 15 क्वेश्चन। देखो फिर उसके बाद बढ़ते ही गए हैं, मतलब ऐसे नहीं घटे हैं। यहाँ पर भी देखो 5 and 4, 9 and 3, 12। तो इसमें क्या है, वेटेज जो है शुरुआत में जरूर जो है केवल एक क्वेश्चन आया, उसके बाद क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया, एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल है। आप सोचें कि यार इसमें तो कम क्वेश्चन आएंगे, इसको छोड़ दें, और पता लगे उसी में से 10 क्वेश्चन आ जाएं, तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करें, इसी तरीके से यदि हम इसकी बात करें, देखो पोएम्स में, तो देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप देखो इसमें एक पोएम में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। यदि हम बात करें माय लास्ट डचेस का, तो माय लास्ट डचेस में से 2012 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, 0 क्वेश्चन आया है। ये देखिए 0 क्वेश्चन। लेकिन आप देखो यहाँ 3 क्वेश्चन भी आए, तो आप सोचो इसमें देखो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में भी 0 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आप देखो यहाँ 4 क्वेश्चन भी आए। आप सोच लो कि भाई नाइट ऑफ स्कॉर्पियन को छोड़ दें, क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, और आपको पता लगे 4 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो देखो आप ये जो मैंने पूरा का पूरा चार्ट इसी तरीके से बनाया है जिससे आपको पता लगे कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आगे देखिए हम आगे फिर देखो
थोड़ा सा, देखिए इसमें मैकबेथ में देखिए ये वाला जो है, मैं आपको ईयर भी डाल देता हूं, ये 2012 है, ये 2014 है, ये 2016 है, ये 20 है, ये 22 है, और फिर ये 20 संस्कृत एजुकेशन और 22 संस्कृत एजुकेशन। तो देखो एज यू मैकबेथ में 12 में 10 क्वेश्चन आई थी, लेकिन वही जाकर आप देखो ये संस्कृत एजुकेशन 20 में 3 क्वेश्चन रह गए, है ना। एज यू लाइक इट में से 6, 5, 5, ठीक है। देखो प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में यहाँ एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। देखो वेंडर ऑफ स्वीट्स में से यहाँ 3 क्वेश्चन आए, लेकिन नेक्स्ट बार में 5 आ गए। आप सोचो वेंडर ऑफ स्वीट्स को छोड़ दें, डिटेल में नहीं पढ़ें, और 5 क्वेश्चन आए, उसमें से 2 अंदर टेक्स्ट में से अंदर के क्वेश्चन पूछ लेकर आपके वो 2 क्वेश्चन रह गए, तो आप एग्जाम में क्या हो गए, बहुत ज़्यादा पिछड़ जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखें आगे, उसके बाद आपके लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें देखिए यहां पर केवल जो है 2000, यदि आप किसकी बात करें 2012 की बात करें, तो 2012 में केवल इसमें से 8 क्वेश्चन आए, ओनली 8 क्वेश्चंस, ओनली 8। यहां पर और भी कम आए, 2014 वाले में जो है केवल कितने आए, 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए 22 में जो है क्या आए हैं, कितने क्वेश्चन आए, और ये 22 यहां पर संस्कृत एजुकेशन, इसमें 14 और 14। क्यों? क्योंकि इस बार उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि ये जो है फिगर ऑफ स्पीचेस है और ये जो है फॉर्म्स हैं, तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई। इसी तरीके से आप देखो बड़ा कमाल कि बर्थडे पार्टी को लोग अवॉइड कर रहे थे कि बर्थडे पार्टी के पहले ही पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है, 10 क्वेश्चन ही आएंगे, और ऐसा हुआ भी। देखो 2 क्वेश्चन आए, 2 ये ट्रेंड को देख के क्या हुआ, कई लोगों ने कहा बर्थडे पार्टी इतना बड़ा प्ले है, कौन डिटेल में पढ़ेगा, और डिटेल में नहीं पढ़ा, ठीक है। और डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि उन्होंने कहा इतनी बार से इतने आ रहे हैं, तो आप इस ट्रेंड के चक्कर में ना रहें, आप जो है पूरे सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें, और आपके पास बहुत सारा टाइम है। यहाँ देखिए आपको बर्थडे पार्टी में से 11 क्वेश्चन आ गए, और आपने कहीं इस तरीके से आपने सोचा होगा छोड़ दें, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वेस्टलैंड में से 2, 3 इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे 9 आ गए, है ना। तो ये समझाने की कोशिश की है मैंने आपको कि किसी भी चीज को अवॉइड ना करें, किस में से कब कितने क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर को कौन सा जो है टॉपिक ज्यादा अच्छा लगे, कौन से पर उसका अच्छा कमांड हो, कौन से में उसका इंटरेस्ट हो, और उसमें से क्वेश्चन दे दे, तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हमें तो पूरा सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी में जनरली 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन 22 में 20 क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है ना। तो आप हम ये मान के चलते हैं 30 क्वेश्चन आएंगे, आप 30 में आएंगे या 20 आएंगे, आपको पढ़ना तो ही ना, 20 की वजह से आप ये तो है नहीं, इसको कम कर दें, तो पूरा का पूरा जो है सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बता दी। देखिए अब एक जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, देखो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला बैच चल रहा है, और आप स्टूडेंट से फीडबैक लें कि किस तरीके से जो है उनको इसमें हेल्प हो रही है। तो देखो यदि आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको इसमें हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नंबर 1, आपको जितना भी जो कुछ पढ़ाया जाएगा सारा का सारा, उसके आपको PDF प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, जिनको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और इंटरनल स्टोरेज में जाके आप कहीं से भी उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो सबसे पहली बात PDF, ठीक है ना, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको। इस प्रिंटेड नोट्स में नोट्स के अलावा आपकी जितनी भी टेक्स्ट हैं वो सारी सारी मिलेंगे आपको, उनको प्रिंट निकालने केवल, और सारे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। उसके बाद आपके जो सारी की सारी क्लासेस होंगी वो बिल्कुल अपडेटेड फ्रेश क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं पहले से कोई रिकॉर्डेड क्लास, अपडेटेड फ्रेश क्लासेस होंगी। और हर सेक्शन के बाद और हर यूनिट के बाद आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट सीरीज मतलब इसमें क्या हो गया, आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, और वो टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री होगी। टेस्ट सीरीज क्या होगी, फ्री होगी। हर टॉपिक के बाद आपको एक्सरसाइज मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सरसाइजेस। हर टॉपिक और यूनिट के बाद आपको एक्सरसाइज मिलेंगी। अब आपको एक्सरसाइज कौन सी मिलेंगी, ऐसा नहीं इधर उधर की कट कॉपी पेस्ट, आपको जो है ऑथेंटिक एक्सरसाइज मिलेंगी। ऑथेंटिक एक्सरसाइज कौन सी मिलेंगी, देखो आपके अब तक स्कूल लेक्चरर के जो है कितने पेपर हो चुके हैं, 7। तो 7 पेपर के 150 के हिसाब से आपको 1050 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई है उसमें भी जो ग्रामेटिकल सेक्शन है, तो आप ये मान लीजिए लगभग 500 क्वेश्चन उसके। इसके अलावा राजस्थान में जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं, जिनमें जो भी क्वेश्चन आए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है उनके,
इसके अलावा और जो पीएससी एग्जाम्स आई में और जो पब्लिक सर्विस कमीशंस में जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आए उनकी एक्सरसाइज, इसके अलावा मेरे द्वारा बनाए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी की सारी आपको एक्सरसाइज मिलेगी। आपको ऑलमोस्ट 3500 क्वेश्चंस, ऑथेंटिक रियल क्वेश्चंस की एक्सरसाइज मिलेगी। आपको जितने भी टेस्ट कराए जाएंगे, जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको होगी वो फ्री है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको हर सेक्शन के बाद टेस्ट होगा, उसका कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन होगा जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से है और उसमें क्या दिक्कत है। दूसरी बात, आपको कभी भी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप इमीडिएट फोन कर सकते हैं और आपकी फोन पर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा इमीडिएट, ठीक है ना। आप हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला बैच चल रहा है, आप उनसे पूछिए कि उनकी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका इमीडिएट सोल्यूशन होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर फोन करें 8000166081, ठीक है। और आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है प्ले स्टोर से ये लिंगा फ्रैंका ऐप जो है डाउनलोड कर लें, ठीक है। और ये जो कोर्स है आपके शुरुआती दिनों में, जैसे कि हमने असिस्टेंट प्रोफेसर में किया था, 50% डिस्काउंट पे चल रहा है और ये राजस्थान का सबसे लोएस्ट प्राइस कोर्स है जिसमें आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है फ्री। उसके अलावा आपको सारे PDF प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं और जो भी चीज़ें आपको मुझे ज़रूरत होगी कि आपके लिए ज़रूरत है तो वो चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर भी भेज दूँगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो है DRSKENG 2023। यह हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, जरूरी नहीं आप हमारे कोर्स से जुड़े तभी, और उसके अलावा भी आपको यदि किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी संभव मदद होगी हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई भी आपको इसके बाद भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन होगा, ठीक है। इस फर्स्ट ग्रेड के बाद हम जो है सेकंड ग्रेड का भी कोर्स लॉन्च करेंगे, उसके बारे में भी आपको बता देंगे, ठीक है। और आपको इन बुक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारे साथ कोर्स के साथ जुड़ रहे हैं तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ही। आपका जो ये कोर्स है इसमें ये भी बता देता हूँ, इस जो कोर्स की जो वैलिडिटी है, हम जो इस कोर्स की वैलिडिटी रखेंगे वो वैलिडिटी जो होगी आपकी 1 ईयर होगी पूरी। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 ईयर, 1 साल की वैलिडिटी होगी। 1 साल तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और मान लो ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम जो है आपकी 1 साल से भी लेट हो रही हैं तो आपकी वैलिडिटी अपने आप एग्ज़ाम तक बढ़ा दी जाएगी, टिल एग्ज़ाम। देखो फर्स्ट तो 1 साल तक तो है ही है मिनिमम, और यदि मान लो आपकी एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ती हैं तो उस हिसाब से आपकी इसकी वैलिडिटी भी जो है आपकी एग्ज़ाम तक होगी, ठीक है। तो और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।